डाल दो मैसेज। इधर कैसे अर्पित, तुम एंड में फॉर्म में आ गए, एकदम एंड में एकदम रेगुलर हो गए। बीच में तुम घर गए थे ना शादी के लिए कुछ, तो भी तो अभी बारिश उधर ही आ क्या घर में है? चालू हो गए बीच में। चलो चलिए, सो हाय एवरीवन, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट, कल अपन ने डिडक्शन के 3 क्वेश्चंस किए थे, आज करते क्वेश्चन नंबर 4। प्रीति फर्निश फॉलोइंग डिटेल्स। इनकम फ्रॉम बिजनेस दिया है, बिजनेस ए रेडीमेड गारमेंट्स 50,000, सी प्रोसेसिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट 25,000। नाउ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट 80 JJA में चेक करो, उसको 5 साल 100% एग्जामिशन है इस प्रॉफिट को। लॉन्ग टर्म गेन दिया है, शॉर्ट टर्म गेन दिया है, सेविंग बैंक अकाउंट दिया है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट IDBI दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन NSC दिया है, इन्वेस्टमेंट इन NSC, इंटरेस्ट ऑन NSC, LIC प्रीमियम, इन्वेस्टमेंट इन LIC एन्युटी प्लान, डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड। नाउ एग्जाम में सबसे पहले क्या करना है आपको, वो आइटम कौन से टॉपिक का आपको आइडेंटिफाई करना है ना। तो पहले तो बिजनेस इनकम बोला ही है, तो ये दोनों कहां पे जाएंगे? GBPP मतलब PGBP। ये दोनों कहां पे जाएंगे? कैपिटल गेन। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 80C, ये भी 80C, ये 80CCC और ये 80G। तो ये आपको थोड़ा आइडेंटिफाई करना आना चाहिए ताकि क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होता है। तो क्वेश्चन पढ़ते समय आप सोचो कि ये कौन से हेड में जाएगा या कौन से चैप्टर का है, तो अपने को थोड़ा सॉल्विंग इजी हो जाता है। ठीक है, करेंगे स्टार्ट। चलो एक पेज का रूलिंग लो। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ प्रीति। लिखा? चलो तो लाइन से जाते हैं। तो पहले सैलरी है नहीं, HP है नहीं, पहला लिखो PGBP, इनकम फ्रॉम बिजनेस। कौन सा है पहला? बिजनेस A एंड बिजनेस C नाम है ना। C वाला कौन सा है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, याद है अपन ने पढ़ा था। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए पहले 5 साल का, गोबर का बिजनेस मैंने कहा था, गोबर का पहले 5 साल तक 100% प्रॉफिट माफ है। तो काफी लोगों ने हाथ ऊपर किए थे। मैंने कहा था कि तुम बिजनेस स्टार्ट करो, बड़े ओपनिंग को हमको मत बुलाना। तो वो वाला बिजनेस है वो। तो अभी इधर लिखेंगे अपन, वो डिडक्शन एंड में माइनस करेंगे अपन। सेकेंड, कैपिटल गेन में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म, ये लिखते समय ही टैक्स रेट याद आने चाहिए। ओनली शॉर्ट टर्म मतलब नॉर्मल
111A मतलब 15% एंड ओनली लॉन्ग टर्म मतलब 20%। ओनली लॉन्ग टर्म मतलब 112 कितना है, तो शॉर्ट टर्म के लिए कितना रेट है स्लैब, एंड लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म में दो ही है, ओनली लॉन्ग टर्म 20% एंड 112 है तो फिर वो 10% वाला। कितना है शॉर्ट टर्म गेन 25 है ना, 25 और 65 है ना, हाँ अच्छा उल्टा लिखा क्या मैंने, $90,000। तीसरा इनकम फ्रॉम अफसोस मतलब अदर सोर्स। ऑनलाइन रिप्लाई करो, समझा कि नहीं, अभी नोट सबके पास है ना। तो अदर सोर्स में क्या क्या आएगा, सेम बैंक अकाउंट इंटरेस्ट लिखो, ये लिखो 1 2 3 4 लिखो फटाफट, इनर कॉलम में टोटल, आउटर कॉलम में लो, सुपर फास्ट, मेक इट फास्ट, इजी इजी क्वेश्चन फटाफट करना है। लेकिन ये पेड है तो ये आईडी बैंक का जो इसमें से माइनस होगा नहीं है, आईडी बैंक में मैंने जो डिपॉजिट किया उसके लिए मैंने इंटरेस्ट लिया है, लोन लिया है। अपन ने पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के लिए अगर आप लोन लेते हैं तो उसका डिडक्शन आपको मिलता है, अगर नहीं याद तो आपको दिखा देता हूँ। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपको आना है, इनकम फ्रॉम सोर्स में कल ही अपन ने पढ़ा था, देखो ये इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, देखो नीचे, तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज अर्न करने के लिए आपने जो कलेक्शन का खर्चा किया है या फिर जो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है उसका आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। आपको समझा कि नहीं, क्या नहीं समझा, हाँ तो बोलो क्या आंसर होगा, वो माइनस होगा आपको, ठीक है। चलिए आइए, तो पहले बोलो फटाफट बोलो, पहला क्या है, पहले इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक, सेविंग बैंक के लिए भी डिडक्शन मिलता है, याद है ना, एटीटीटीए में 2000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विथ कितना है 1000 लेस इंटरेस्ट ऑन $1200। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन एनएससी, टोटल कितना मिला है 4200 मिला है, जिसमें इस साल का 1500 है, बट मिला तो इसी साल है ना। अभी देखो एनएससी में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ये जो इंटरेस्ट है ना हर साल ड्यू होता है, तो कुछ लोग ड्यू बेसिस पे ऐड करते हैं, कुछ लोग जब पूरा मिलेगा तब इनकम दिखाते हैं, तो इसलिए वो इस साल का कितना है, इस साल का 1500 है ना, लास्ट इस साल का मतलब 2700 है, तो ये दोनों ऐड करना है अपने को। ओके और क्या है, खत्म, इतना ही है, ले लो आउटर कॉलम में फटाफट, 2 और 3 4, 3 और 4 7, 200 माइनस 1200, 6000 आ रहा है क्या, टेक टोटल इज इक्वल टू GTI। ऑनलाइन यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो हाँ बोलो सब लोग। 1,73,71,000 ओके, ऑनलाइन चेक करो बराबर है क्या, 1,71,000। अभी 80 के सभी डिडक्शंस लाइन से क्लेम करना है, लेकिन अगर यही बंदा अल्टरनेट टैक्स रिजिम में जाता है तो क्लेम नहीं करना है। अच्छा एग्जाम में बाय डिफॉल्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ATR रहेगा, तो अभी अपन सॉल्व कर रहे हैं, बट यही क्वेश्चन अपन ATR से भी आपको होमवर्क के लिए दूंगा, तो अब एग्जाम में क्या करोगे, ATR करोगे तो 80 का क्लेम नहीं करना, 80 के कौन से क्लेम करना आपको पता है, मैंने आपको फर्स्ट पेज पे लिख के दिया है कि सेक्शन 80 में 4 ही क्लेम करना है। पहला 80 CCD में एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन, फिर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन अग्निपथ अग्निवीर कॉर्पस स्कीम, याद है ना, उसके बाद और 2 है, कौन से, ATLA करके एंड ATJJA एम्प्लॉयमेंट,
ये 4 ही मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बस वो, तो एटीआर के लिए क्या लर्न करना है, वो जो रिस्ट्रिक्शन है वो आपको अच्छे से लर्न करके जाना है। जब तक आप रिस्ट्रिक्शन याद नहीं रखोगे आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर, यू हैव टू रटना पड़ेगा, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो अभी अपन नॉर्मल स्कीम से कर रहे हैं, तो डिडक्शन अंडर सेक्शन एटीसी, एटीसी में क्या क्या दिया है। अच्छा एनएससी आता है, अभी याद करो अपन ने पढ़ा था, करेक्ट, जो करंट ईयर का इंटरेस्ट है ऑन एनएससी वो भी एलिजिबल फॉर डिडक्शन है। अगर आपके पास डिडक्शन का चैप्टर है, नोट्स है डिडक्शन के, है क्या नोट्स डिडक्शन के, तो उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं। देखो दिखा देता हूं, ये डिडक्शन के नोट्स अपने क्लास के, जिसमें मैंने आपको दिया था कि एनएससी में जो आप इन्वेस्ट करोगे वो एटीसी में मिलेगा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। ये देखो एटीसी में पॉइंट नंबर 9 में दिया है कि आपने जो पैसा एनएससी में इन्वेस्ट किया वो तो मिलेगा, प्लस उसके ऊपर का इस साल का बैच भी मिलेगा। तो बोलो इस साल का बैच कितना है, टोटल 4200 मिला है, जिसमें लास्ट ईयर का 1500 है, तो इस साल का कितना होगा 2700। अरे आपको समझा कि नहीं, तो लिखो एनएससी कितना है, एनएससी में कितना उसने इन्वेस्ट किया, 500 प्लस इंटरेस्ट 2700, बराबर है ना, अरे हाँ है ना, 3200। एक काम करूं मैं यहाँ पे सीसीई लिखूं क्या, मतलब कंबाइन हो जाएगा अपना, क्या अलग अलग लिख के फिर लिमिट लगाना है, क्योंकि इन तीनों का लिमिट है ना, एटीसी, एटी ट्रिपल सी, एटीसी सीडी। चलो ठीक है, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 ट्रिपल सी है ना, वो पेंशन फंड कितना पेंशन फंड में डाला है पैसा, 8000, इतना है। अरे एलआईसी रह गया ना, सॉरी सॉरी सॉरी, एलआईसी रह गया। अभी बताओ एलआईसी का कितना मिलेगा, पॉलिसी वैल्यू कितना है, 1,00,000, डिपेंडेंट ब्लाइंड मदर है, पहले बताओ मदर के लिए मिलता है क्या एलआईसी, एलआईसी के लिए किसके लिए मिलता है, खुद की फैमिली के लिए, एसेस हिमसेल्फ, वाइफ एंड चाइल्ड। एलआईसी का बेनिफिट उन्हीं के लिए मिलेगा। तो बताओ ये क्लेम करना या नहीं करना है, नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि जिनके ऊपर खर्च किया वो रिलेटिव्स में नहीं है। तो अगर आपके डिडक्शन के नोट से तो चेक करना, एलआई के सामने कॉलम मैंने बना के दिया है, उसमें आपका फैमिली मतलब आपके मॉम डैड और आप खुद का ही मिलता है, बाकी किसी का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, समझा कि नहीं। हाँ तो ये हट गया तो खत्म, फिर एनुअल प्लान बराबर है, फिर 8000 पेंशन फंड 8000, बोलो दोनों मिला के 11,200 है, तो ठीक है ना। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 सीसीई कितना मिलता है, 11,200 और 1,50,000 विच एवर इज लेस, तो कहना रेट 11,200 बराबर ना। 80 सीसी क्या बोलता है, तीनों के मिला के 1.5 लाख के ऊपर नहीं जाएगा, तो ये तो 1.5 लाख से कम ही है। अच्छा लेकिन आपने जो डिपेंडेंट मदर पे खर्च किया है वो 80 डबल डी में आ सकता है क्या, मदर 80 डी में है क्या, भले एलआईसी में नहीं है, 80 डबल डी चेक करो, पर्सन विद डिसेबिलिटी, ब्लाइंडनेस इज अ डिसेबिलिटी और नॉट, तो 80 डबल डी में उनको बेनिफिट मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, हाँ तो उसने जो एलआईसी प्रीमियम दिया है वो 80 में नहीं मिलेगा, बट 80 डबल डी में देखो अपन ने पढ़ा था कि अगर आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लिया उसका प्रीमियम या फिर आपने कोई खर्चा किया वो दोनों मिलता है। कितना मिलता है, सीवियर डिसेबिलिटी है तो 1,15,00,000 मिलता है, अदरवाइज कितना मिलेगा 75, कितना मिलेगा 75। तो कुछ नहीं दिया तो अपन एज्यूम करेंगे
मतलब अपन लिखेंगे कि अपन एज्यूम किया वो सीवियर नहीं है, तो कितना क्लेम करेंगे अपन? इसका 75 क्लेम करेंगे। मैंने एज्यूम किया कि वो बिलो 80% है। अरे आपको समझा कि नहीं? तो 80 से में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वहां पे फैमिली में मदर कवर्ड नहीं है, लेकिन वो डिसेबल है और डिपेंडेंट भी है। ब्लाइंडनेस इज अ डिसेबिलिटी। मैंने कहा था एक हाथ नहीं है, एक पाँव नहीं है, अंधा आदमी, तो डिसेबिलिटी है, तो 80 डबल डी में मिलेगा, बट वहां पर डिपेंडेंट भी होना चाहिए, तो डिपेंडेंट भी है, दोनों दिया ना, डिपेंडेंट भी और डिसेबल भी है। तो 80 डबल डी में मैं क्लेम करूंगा 75,000। तो लिखो लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डबल डी 75,000 लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G नेशनल डोनेशन फंड चलो बताओ कितना मिलेगा? कहां पे उसने पैसे डाला है? नेशनल डिफेंस फंड, ये 100% में आता है, कैटेगरी ए में आता है, तो उसका 100% क्लेम करो तो 12,000 आएगा। नेशनल डिफेंस फंड 12,000 आएगा। अच्छा, अभी डायरेक्ट क्लेम नहीं करेंगे, ये इनकम का अगेंस्ट 80C टू 80U नहीं मिलेगा। तो बोले दिखने के लिए 171 है, बट एलिजिबल इनकम 171 है या 171 माइनस 25 है। हाँ, क्योंकि 4 इनकम मैंने कहा था, 111A, 112, लॉन्ग टर्म में 112 है एंड कैजुअल इनकम, इन 4 इनकम का अगेंस्ट आप क्लेम, तो नीचे जो भी आपका आंसर आएगा वो 171 माइनस 25, उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। पर अभी तक उससे कम, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। कम ही है ना अभी तक? कितना है? कम ही है ना, देखेंगे अपन बाद में। लेस अभी और तो डिडक्शन मिलेंगे, कौन सा? वो बायोमेडिकल वेस्ट के लिए ये भी मिलेगा। और बताऊं 80 TTA में सेविंग बैंक अकाउंट को मिलेगा कि नहीं? 10,000 तक मिलेगा। तो अभी वो बायो वाला कौन सा है? 80 JJA में मिलता है, पूरा प्रॉफिट माफ है। पूरा प्रॉफिट क्या है? माफ है। तो लिखो लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 JJA 25,000 लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 JJA लिखा 25,000। पूरा प्रॉफिट माफ है पहले 5 साल तक। और उन्होंने क्वेश्चन में दिया है ये बिजनेस कब स्टार्ट किया, देखो इसी प्रीवियस ईयर में स्टार्ट किया, मतलब ये पहला साल है। अगर 5 साल होंगे तो बाद में बेनिफिट नहीं मिलेगा। हो गया? एटी JJA कितना है वो? 25। रुको भाई मत करो। अनलेस रिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTA सेविंग बैंक अकाउंट का मिलता है 10,000। मिला कितना है? कितना मिला? 2,000 मिला है ना? 2,000। अभी घाई मत करो, अभी कैलसी क्या आपके पास? ये लिखा सबने? लिखा क्या आपने? तो इतने सारे रिडक्शन अपने को क्लेम करना है। कौन सा 12,500 है? 12,500 है क्या? 25 है ना? ओ 12,500 है क्या? ठीक, अभी बराबर है। हाँ, अभी देखो कैलसी पे पहले डिडक्शन का टोटल लो, 11,200 प्लस 75,000 प्लस 12,500 प्लस 25,000 प्लस 2,000। देखो 125,700 आ रहा है क्या? आ रहा है? हाँ, पूरा क्लेम नहीं करना है। 171 माइनस 25 करो
तो एलिजिबल इनकम इज 146 है, तो 146 में अपन माइनस कर सकते हैं क्या? आराम से कर सकते, तो पूरा क्लेम करना है, नहीं तो फिर वो जितना उतना क्लेम करना है। तो डायरेक्टली धपाधप मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है, सोच समझ के क्लेम करना है। चलो तो अभी करो माइनस, कितना आएगा फिर? कितना? नहीं ज्यादा आएगा ना, 125 कुछ तो भी था, गलत है। हाँ 125, अरे ये 171 है ना, -11,200 -75 -12,500 -25 -2,000 45,300 आ रहा है। ये हो गया टैक्सेबल इनकम। अब इसका कोई मेरे को बाइफर्केशन बता सकते हैं कि इसमें कौन सा इनकम बचा है, कौन सा इनकम बचा है इसमें? 45 का ब्रेकअप क्या, ऊपर बहुत सारी इनकम है। एक तो महीने क्रॉस करके दिया है, कौन सा? शॉर्ट टर्म नहीं रे, लॉन्ग टर्म। हाँ लॉन्ग टर्म इसमें 25,000 है, बट पूरा शिफ्ट होगा कि नहीं? शिफ्टिंग प्रोविजन अप्लाई होगा ना। लॉन्ग टर्म पे वैसे 20% टैक्स रेट है, बट यहाँ पे बाकी इनकम 2.5 लाख से क्या है, अंदर है, तो पूरा शिफ्ट होगा कि नहीं होगा? अरे आपको समझ में आया कि नहीं, है ना? तो टैक्स 0 में लिखूंगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ रुपीज कितना था? 25,000 ना। शिफ्टेड हुआ ऑनलाइन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी टीडीएस के अपन फटाफट ओरली सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, सिंपल 1 लाइनर क्वेश्चंस दिए हैं। चलो पहला, मतलब इधर से आंसर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आप आराम से लिखना। एक्स वन द प्राइज लॉटरी टिकट, लॉटरी टिकट आपको याद आना चाहिए 194 डबल बी, चेक करो टीडीएस के सेक्शंस। जहाँ पे 10,000 के ऊपर है तो 30% टीडीएस कट होता है, एंड अगर काइंड में दे रहे तो भी सामने से टीडीएस लेना पड़ता है। यस, द प्राइज मनी वॉज मारुति कार 4 लाख, देखो काइंड में दिया है। अकॉर्डिंग टू 194 बी, ये बी चाहिए। द टैक्स हैज टू डिडक्ट एट सोर्स फ्रॉम द लॉटरी, बट व्हाट इज द प्रोसीजर बिफोर हैंडलिंग ओवर टू मारुति कार? अभी देखो, अभी पहला आपको लिखना है कि 194 बी के हिसाब से पहले लिखना है कि टीडीएस कब कट होगा, अगर विनिंग अमाउंट इज अबाउट 10,000, रेट इज 30%, ये हो गया अपना प्रोविजन, लीगल प्रोविजन। तो यहाँ पे विनिंग अमाउंट भी 10 के ऊपर है क्या? विनिंग अमाउंट 10 के ऊपर है क्या? है। टैक्स भी तो टीडीएस तो कट होगा, पर अभी अपन इन काइंड दे रहे हैं, तो 4 लाख का 10% कितना होगा? 40,000। कितना होगा? नहीं, टीडीएस रेट कितना है? 30% है ना, सॉरी। हाँ, तो 4 लाख का 30% कितना होगा? 1,20,000, करेक्ट ना? तो क्या करना पड़ेगा बताओ फिर? अच्छा अभी देखो, 4 लाख का गिफ्ट है ना, तो उस पर 30% टीडीएस, तो सामने वाले से कलेक्ट करके पहले क्या करना पड़ेगा? भरना पड़ेगा। कौन भरेगा बताओ? एक्स भरेगा, जो उसने दिया वो भरेगा। यस, तो ये आपसे रिकवर करना पड़ेगा। किससे? मेरे से, क्योंकि आप मेरे को कार दे रहे हैं ना, तो आप मेरे से 1,20,000 रिकवर करके गवर्नमेंट को भर दोगे। क्या कर दोगे? भर दोगे, फिर ही मेरे को कार हैंड ओवर करोगे। तब तक आप मेरे को कार हैंड ओवर, बिकॉज टीडीएस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेयर, तो ये आपकी जिम्मेवारी है। तो यू हैव टू मेक श्योर that you have collected tax from me and paid it to government, then only you hand out to me। खत्म। समझ आपको क्या है? चलो सेकंड क्वेश्चन, चलो अभी ट्राई करो। एंड सपोज आप टीडीएस कट करना भूल गए, एक अनदर एंगल बता रहा हूं, आपने मेरे को कार दे दिया 4 लाख का, तो आपको परसेंट डिफॉल्ट माना जाएगा। तो ये जो 4 लाख है,
ये आफ्टर टीडीएस माना जाएगा, मतलब इट विल बी ट्रीटेड एज लाइक 70%। तो ग्रॉसअप करके डिफरेंस आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि आपने मेरे को कार दिया मतलब गवर्नमेंट एज्यूम कर रहा है कि तुमने मेरे से टीडीएस कलेक्ट किया है, बट आप टीडीएस कट करना भूल गए, तो फिर आपने जो मेरे को पैसा दिया वो नेट माना जाएगा, एंड फिर रिवर्स वर्किंग करके गवर्नमेंट को आपको टीडीएस देना पड़ेगा। चलो सेकंड ट्राई करो। A TV channel pays 11 lakh rupees on 1st July as a prize money to the winner of quiz who will be millionaire. Is there TDS liability? Yes. ये ऑनलाइन गेमिंग है ना, कैजुअल इनकम का पार्ट है ना, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम कौन बनेगा करोड़पति, तो बोलो किसका जिम्मेवारी होगा? टीवी सीरियल वालों का। टीवी चैनल कौन करेगा टीडीएस? अरे किसका होगा टीडीएस जिम्मेवारी? हाँ, कितना होगा टीडीएस? 30% ऑफ 11 लाख, खत्म। 30% ऑफ 11 लाख। चलो नेक्स्ट। Punjab National Bank pays 75,000 per month as a rent to central government for building in which one of the branch is situated. Is there any TDS liability? अभी obviously बैंक रेंट पे कर रहा है, मतलब कमर्शियल रेंट है, तो कमर्शियल रेंट के लिए कौन सा सेक्शन बताओ? 194 आई ए, जरा ढूंढ के बताओ। आ जाओ टीडीएस में। टीडीएस टीडीएस नोट्स लेके आना है। वन 194 आई मिल गया। अब इसमें देखो नो टीडीएस पढ़ना है। कब टीडीएस कट नहीं होगा? अगर रेंट साल का 2,40,000 से कम है तो नहीं होगा, बट ये तो मंथली 75 है। या फिर अगर आप पे गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी को रेंट पे कर रहे हो तो टीडीएस कट नहीं होगा। तो बोले यहाँ पे पेमेंट किसको जा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो टीडीएस कट होगा क्या? नहीं। रेंट देखेंगे तो 75 इंटू 12 देखा जाए तो वो 240 से ज्यादा है साल का, क्योंकि 75 इंटू 12 करेंगे 9 लाख रुपए साल का रेंट आ रहा है, तो 240 से ज्यादा है टेक्निकली, फिर भी टीडीएस कट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रेंट इज पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो लिखो नो टीडीएस, नो टीडीएस as paid to central government. Next, a television company pay 40,000 to cameraman for shooting of documentary films. Is there requirement? Now cameraman को दिया है तो पहले सेक्शन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो ये आता है 194J में। कहाँ पे आता है? 194J में देखो आता है सब कुछ। तो अगर आपके पास नोट्स है क्या? तो देखो वो ये है 194J, फीस फॉर टेक्निकल प्रोफेशनल सर्विस। देखो इसमें प्रोफेशन ऑफ फिल्म आर्टिस्ट, स्पोर्ट्स पर्सन, अंपायर, इवेंट एंकर, स्पोर्ट्स, सब कुछ है ना। तो ये प्रोफेशनल सर्विस ही है, तो इसमें टीडीएस क्या होगा? कट होगा। प्रोफेशनल सर्विस है ना कैमरामैन की, तो क्या रेट है? 30,000 के ऊपर है तो 10% है, तो ये अमाउंट 30 के ऊपर है क्या? देखो है क्या 30,000 के ऊपर? कितना अमाउंट है? हाँ, तो 194J 40,600 इंटू 10%, 4060 टीडीएस कट होगा। ऑनलाइन क्लियर है क्या? बताओ। Next, X has been running sole proprietary business whose turnover during the financial year is more than 1 crore. मतलब ऑडिट में है वो। His monthly rent is 85,000 for office premises to Y, the owner of the building, and individual. Besides, he also pays service charge of 10,000 per month to Y towards the use of furniture, fixtures, vacant land, appertent thereto, and service tax GST. Is there any obligation on X to deduct tax also in respect of rent and other charges? अभी बिजनेस कर रही है
प्रोप्राइटर है, अभी अपन ने सेक्शन 194 आई देखा था, है क्या नोट्स आपके पास? तो 194 आई में क्या बोला है, अगर कमर्शियल रेंट है एंड पे करने वाला अगर इंडिविजुअल एचएफ है तो वो टीडीएस तभी कट करेगा जब उसका ऑडिट हुआ है। अभी यहाँ पे क्लियर कट बोला है, क्या बोला क्लियर कट, उसका टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर मतलब ऑडिट हुआ है। अच्छा, टीडीएस कब कट करेगा, अगर एनुअल रेंट 240 के ऊपर है। तो बोला एनुअल रेंट कितना है, $85,000 है ना। सो 85,000 इंटू अगर हम 12 करते हैं 10,20,000 है तो टीडीएस कट कंफर्म होगा। ये समझ में आ गया। अच्छा, रेट वहां पे दिया है, देखो 194 आई में रेट क्या, देखो 2 रेट्स है। 2% किसके ऊपर है, मशीनरी के ऊपर 2% है, बाकी सबके ऊपर। अभी यहाँ पे किसका किसका पेमेंट हुआ है, ऑफिस प्रीमाइसेस के लिए 85,000 हुआ है, तो ऑफिस प्रीमाइसेस का तो 10% से कट होगा। एंड he also pays service charge of rupees 10,000 per month towards furniture, fixtures, vacant plant, there to service tax and GST। तो इसका भी टीडीएस कट होगा, लेकिन जीएसटी का टीडीएस कभी कट नहीं होता है। मैंने आपको क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करके दिया था कि वैल्यू ऑफ बिल प्लस जीएसटी, तो वैल्यू ऑफ बिल में से टीडीएस कट होता है। नहीं पता तो बता देता हूं, मैंने आपको ऐसे क्लास में बताया था। मैंने क्लाइंट को बिल 2 लाख का दिया है, मैंने उस पर जीएसटी 18% लगाया 36,000। तो मैंने जो क्लाइंट को बिल दिया वो कितने का है, अभी मैं जो सर्विस देता वो प्रोफेशनल सर्विस है, तो मेरा टीडीएस कट होगा 194J में 10%, तो वो 2 लाख पे कट होता है। ये अपन ने क्लास में लिखा है, अमाउंट अलग हो सकता है बट ये एग्जाम क्लास में स्टार्ट में लिख के दिया है 2,16,000। तो बाकी सबका टीडीएस कट होगा 10% से, खाली किसका नहीं होगा, जीएसटी एंड सर्विस टैक्स का नहीं होगा, बाकी सबका टीडीएस कट होगा। अरे समझा कि नहीं आपको? तो टीडीएस कट होगा कि नहीं होगा, तो लिखो यस अंडर सेक्शन 194 आई एक्सेप्ट टैक्स, एक्सेप्ट जीएसटी एंड सर्विस टैक्स, एक्सेप्ट जीएसटी एंड सर्विस टैक्स। अरे बाबा समझा कि नहीं? नेक्स्ट, चलो 1 मिनट देता हूं, आप ट्राई करो। X is the sole proprietor, his annual turnover for 23, 24, 25 is 30 lakh and 1 crore 5 lakh respectively। अच्छा, अभी 23, 24 का टर्नओवर 30 लाख है, तो ये जब टर्नओवर देते हैं तो अपन ने पढ़ा है इंडिविजुअल एचएफ के लिए अगर लास्ट ईयर ऑडिट हुआ है तो इस साल के पेमेंट में वो क्या करेगा, टीडीएस कट करेगा। बट बताओ यहाँ पे कंफ्यूजिंग पॉइंट क्या है, लास्ट ईयर ऑडिट हुआ है क्या 23-24 में 30 लाख का टर्नओवर है, इस साल ऑडिट हुआ है बट इस साल का ऑडिट लिमिट अगले साल काम को आएगा। बच्चे क्या करते हैं, इस साल ऑडिट हुआ तो टीडीएस कट करते हैं। आप समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? अच्छा, इंडिविजुअल एचएफ के लिए सब जगह पे ऑडिट का कंडीशन है क्या? नहीं, अपन ने फर्स्ट पेज पे लिस्ट बना के रखा है, कुछ सेक्शन में ऑडिट का कंडीशन देखना है, तो अगर वो सेक्शन है तो ही अप्लाई होगा। तो इस साल का टर्नओवर काम का नहीं है, टीडीएस के लिए कौन से साल में ऑडिट होना चाहिए, लास्ट। अच्छा, इस साल का टर्नओवर अगले साल के लिए काम का है। Every year he pays in the month of March annual consultant fee of 1,21,000 to consultant, मतलब आपको प्रोफेशनल फीस 1,20,000 का दे रहा है 194J। अच्छा, 194J के हिसाब से पेमेंट 30,000 के ऊपर तो है। द अमाउंट इज बिफोर जीएसटी, जीएसटी मिला के 141,600 है। पहले बताओ 120 का टीडीएस कट होगा या 141,600 का? जीएसटी का टीडीएस कट होगा क्या, कितने का होगा फिर? 120 का होगा, बराबर है। फाइंड आउट टीडीएस लायबिलिटी फॉर 24-25 एंड 25-26। तो पहला जो प्रीवियस ईयर है 24-25 उसमें नो टीडीएस, क्यों? नो ऑडिट इन 23-24। एंड आप चेक करना 194J का अपन ने लिखा था लिस्ट में कि 194J में टीडीएस आप तभी कट करोगे एज ए इंडिविजुअल एचएफ जब आपका लास्ट ईयर ऑडिट हुआ है। एंड अगर यही फीस वो कंटिन्यू करता है अगले साल तो पीवाई 25-26 में टीडीएस कट होगा एट 10% विच कम्स टू 12,000, क्योंकि उसका ऑडिट हुआ है
इन 24-25। तो 23-24 में ऑडिट नहीं हुआ है, इसलिए 24-25 में कट नहीं होगा। लेकिन 24-25 में ऑडिट हुआ है तो 25-26 में जब वो पेमेंट करेगा तो टीडीएस कट होगा। अरे समझा कि नहीं बाबा? तो 23-24 में टीडीएस कट नहीं होगा, 24-25 में होगा। चलो अगला, एक्स लिमिटेड पेज ₹1 lakh to Y, a resident contractor who under contract dated 15 manufactured product according to specification। अच्छा, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर मतलब 194C। व्हाट इज द रिलेवेंट टीडीएस प्रोविजन ऑन दिस पॉइंट? बोलो। तो 194C आप चेक करो, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर में बोला है। अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू सिंगल बिल 30,000 के ऊपर होना चाहिए या एग्रीगेट पेमेंट 1 लाख के ऊपर होना चाहिए तो टीडीएस कट होगा। फिर अपन ने ये भी पढ़ा है कि अगर पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, घर का पेंटिंग, याद करो, शादी का खाने का, उसका टीडीएस कट नहीं होगा। बट यहाँ पे कंपनी पे कर रही है, तो कंपनी पे कर रही है तो फिर पर्सनल कैसे होगा? एंड वाई को पे कर रही है, वाई मतलब कंपनी है। चेक करो 194C में, अगर इंडिविजुअल एचएफ है तो 1% टीडीएस है एंड बाकी सब लोग है तो 2% टीडीएस है। तो कितना टीडीएस कट होगा 194C में? अच्छा, अमाउंट 30 के ऊपर है क्या? है ना? तो 1 लाख का 2%, 2,000 रुपए टीडीएस कट होगा। समझा कि नहीं? सबको ऑनलाइन रिप्लाई करो। A company operating television channel makes payment of 5 lakh to former cricketer for making running commentary। अभी पढ़ा था 194J में कमेंट्री आता है। टीडीएस कट होगा क्या? होगा। कब? अगर उसको पे जो पेमेंट दिया जा रहा है वो 30,000 के ऊपर है क्या? बोलो, है ना? तो 194J में 5 लाख का 10%, 50,000 टीडीएस कट होगा। नेक्स्ट, एक्स इज अ सोल प्रोप्राइटर, टर्नओवर इज मोर देन 1.5 करोड़, मतलब ऑडिट लिमिट में है वो। उसने अलग अलग पेमेंट किए बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर को 194C, पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट तो टीडीएस कट नहीं होगा। चलो पहला, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग फॉर हिज ओन रेसिडेंस, टीडीएस कट होगा कि नहीं होगा? नो टीडीएस। क्यों? पर्सनल नेचर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल नेचर। ऑनलाइन रिप्लाई करो। नेक्स्ट, गोडाउन, बोलो गोडाउन, बिजनेस है ना, कट होगा ना? यस। तो 6 लाख का अभी किसको पेमेंट किया है? बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर। कुछ नहीं दिया तो फिर उसको हम इंडिविजुअल एचएफ मानेंगे, तो 6 लाख का 1%। अच्छा सॉरी, मिस्टर बी बोला है, मैंने पढ़ा नहीं, मिस्टर बी बोला है, तो 6,000 रुपए टीडीएस कट होगा। इंडिविजुअल एचएफ 1%, बाकी सब है तो 2%। तीसरा, अच्छा 2 ही 6। एक्स इज द सोल प्रोप्राइटर, इज एनुअल टर्नओवर इज मोर देन 1.5 करोड़ सिंस ऑडिट लिमिट में। चलो, ही मेक्स फॉलोइंग पेमेंट्स: ब्रोकरेज पेड फॉर अरेंजिंग हाउस प्रॉपर्टी, कमीशन पेड टू सेल्समैन, तो चेक करो। तो कमीशन के 2 सेक्शन है, 2, 194H करके एक है, देखो जरा, ब्रोकरेज कमीशन के लिए कौन सा सेक्शन है? मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं, आप चेक करो। 194H का रेफरेंस आपको दे रहा हूं, ऑनलाइन रिप्लाई करो। है ना वहां पे एनी कमीशन लिखा है, अदर देन इंश्योरेंस कमीशन। 3 कमीशन है, एक इंश्योरेंस का है और कौन सा है?
तीन है, दो स्पेसिफिक है, एक जनरल है। एक लाइफ इंश्योरेंस का है, दूसरा लॉटरी टिकट का है, एंड ये छोड़ के बाकी जो सब 194H में आते हैं। तो वहां पे लिखा है कि अगर 15,000 के ऊपर कमीशन है तो 5% टीडीएस कट होगा। तो चेक करो अभी। क्या लगता है कट होगा कि नहीं होगा? बोलो, ऑनलाइन आवाज दो। होगा ना? करेक्ट। दोनों केस में होगा क्या? अरे होगा ना? यस। तो व्हाट इज द रेट इसका? 5% और इसका भी 5%। ठीक है, आगे। X is a sole proprietor, his annual turnover more than, ठीक है आपको बताएं, he makes following payments. Payment of royalty, royalty comes in 194J. बस गलती से प्रीवियस ईयर आगे का हो गया, 24-25, 23-24 होना चाहिए था। ओके, कोई इशू नहीं है, आप एक साल उसको एडजस्ट कर लेना। हाँ बोलो, पहला कट होगा? होगा ना? क्यों? वहां पे लिमिट कितना है? हाँ, यस। चारों पढ़ो, फिर मैं बाद में डिस्कस करता हूं। होगा ना? होगा। सेकंड भी होगा ना? रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। अभी देखो, प्रोफेशनल फी दिया है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ, देखो प्रोफेशनल, ये 194J में आएगा या सी में आएगा? बट ये पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट है। अगेन मैंने आपको क्लास में कहा था कि आप डॉक्टर को पेमेंट करते, डेंटल डॉक्टर को 50,000, मतलब ये प्रोफेशनल सर्विस है, बट ये पर्सनल नेचर का है, तो उसका टीडीएस कट। तो जो कंडीशन 194C में है वो जे में भी है क्या, कि पर्सनल नेचर का अगर अपन ने प्रोफेशनल पेमेंट किया तो उसका टीडीएस कट। मैंने आपको हॉस्पिटल का एग्जांपल दिया था कि नहीं? क्या हॉस्पिटल में अपने 6 लाख बिल दिया, वो डॉक्टर को जो पे कर रहे वो प्रोफेशनल सर्विस है कि नहीं डॉक्टर का? टीडीएस कट होगा क्या? नहीं। क्यों नहीं होगा? पर्सनल। डेंटल का डॉक्टर भी 50-50 लाख लाख के बिल बनाता है, टीडीएस कट होगा? नहीं। अरे याद है कि नहीं आपको? तो क्या ध्यान में रखना है, 194C हो या जे हो, पर्सनल नेचर का अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, प्रोफेशनल वर्क हो, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे प्रोफेशनल वर्क है, टीडीएस कट। तो आपने डेंटल के डॉक्टर को 80,000 रुपए दिया, आपका लास्ट ईयर ऑडिट हुआ है, टीडीएस कट नहीं होगा क्योंकि वो पर्सनल नेचर का है। नेक्स्ट, हाँ ये कट होगा ना, एडवोकेट को होगा ना? यस, बिजनेस पर्पज के लिए। ये भी होगा, टेक्निकल फीस का भी होगा। ठीक है क्या? अरे होगा कि नहीं बाबा? उसमें सी 194J में 4 है, चेक करो। प्रोफेशनल फीस, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को मिलने वाला रेम्यूनरेशन। तो वो तीनों अलग अलग दिया और हर एक के लिए 30-30 का लिमिट है। अपन ये भी पढ़ा था कि डायरेक्टर के लिए वो लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, इरिस्पेक्टिव ऑफ लिमिट टीडीएस कट होगा। बाकी सबके लिए 30-30-30 का लिमिट है। आई होप इट इज याद आ रहा है आपको। चलिए आगे। एक्स लिमिट में फॉलोइंग पेमेंट, ये सब 194C है। 194C में मैंने कहा था कि पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है तो टीडीएस कट नहीं होगा, वैल्यू 30,000 के अंदर है तो टीडीएस कट नहीं होगा,
या फिर वैल्यू 30 के अंदर है बट एग्रीगेट पेमेंट 1 लाख के अंदर है तो टीडीएस कट नहीं होगा। एंड अगर अपन ने ट्रांसपोर्टर को पेमेंट किया है जिसके पास मैक्सिमम 10 ट्रक्स है एंड वो पैन कार्ड देने को रेडी है तो टीडीएस कट, ध्यान में रखना, सबको बता रहा हूं टीडीएस के चैप्टर में क्या पता होना चाहिए सबसे पहले, कब टीडीएस कट नहीं होता है। क्वेश्चन उसी पे आता है, कब कट होता है वो सब पे होता है। तो कब होता है वो मत लर्न करो, कब नहीं होता है वो लर्न करो ताकि वो क्लियरिटी आएगी। अभी अपने को डाउट कहां पे आ रहा है, होगा कि नहीं होगा। सो व्हाट नीड टू बी फोकस्ड, कब टीडीएस कट नहीं होगा। तो प्लीज अभी 194C खोलो, 2 मिनट देता हूं, आंसर देने की कोशिश करो। 194C में जाना है, चेक करना है कब टीडीएस कट नहीं होता है। और मैंने ओरली भी बता दिया है, मैंने ओरली भी आपको बता दिया है। आप आंसर लिखो। अच्छा, बस सैटरडे मेरा क्लास नहीं होगा, एवरी सैटरडे मेरा एडवांस ट्रेनिंग चालू हो रहा है कल से। तो मतलब इसका नहीं, टेक्निकल है, शेयर मार्केट का मेरा एडवांस ट्रेनिंग कल से चालू हो रहा है। तो वो मेरा कल से होगा 9 to 1। तो मैं इन बिटवीन आपका थोड़ा एक्स्ट्रा ले लूंगा क्योंकि मेरे को जीएसटी भी कवर करना है ना। नहीं तो एक आधा संडे बुला के जीएसटी 6-7 घंटे में सब क्वेश्चन आपको करा के दूंगा। सॉल्व तो पूरा करेंगे, उसमें डाउट ही नहीं, बस देखता हूँ कौन सा एक्स्ट्रा टाइम मेरे को मिलता है क्योंकि मैंने 100 क्वेश्चन कवर करना है टोटल, इसलिए। हाँ, किया सॉल्व? अरे किया कि नहीं? अब बोलो पहला होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। ट्रांसपोर्टर 10 कार्ड, 10 से छोटे सब नो टीडीएस। दूसरे में होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें होगा। तीसरे में नहीं होगा ना, क्या होगा? नहीं होगा। चौथे में इसमें नहीं होगा ना, इसमें होगा। नाउ अब ये तो क्लियर है। अभी जहां पे टीडीएस कट होगा, अगर पैन नंबर नहीं होता है, अच्छा पेमेंट किसको कर रहे? बी को कर रहे। अभी इंडिविजुअल एच में तो 1% टीडीएस है एंड अदर है तो 2%। यहाँ पे बोलेंगे सर 1% होगा, लेकिन याद करो अपन ने में पढ़ा था अगर पैन कार्ड नहीं देंगे तो 1% और 20%, विच एवर इज, जहां जहां पे पैन कार्ड नहीं होगा, लास्ट अपन ने पढ़ा था कि कोई बंदा पैन कार्ड नहीं देता तो कितना टीडीएस कट होगा, एक्चुअल रेट और 20%। तो यहाँ पे 1% से होगा या 20% से होगा? हा? अरे समझा कि नहीं? तो पैन कार्ड नहीं देंगे तो टीडीएस कट होगा, वो तो समझा, बट रेट क्या होगा बोलो? नॉर्मल होगा या लास्ट सेक्शन अपन ने पढ़ा था ना कि कोई बंदा पैन कार्ड नहीं देता तो क्या रेट होगा? नॉर्मल रेट और 20%, विच एवर इज हायर। तो एग्जाम में 20% से कट करना है। आई होप इट इज क्लियर। मजा है कि नहीं आपको टीडीएस में? कितने 12 क्वेश्चन लिए टीडीएस के, इसलिए भी टाइम लगता है। चलो नाउ एडवांस टैक्स का अपन सॉल्व नहीं करेंगे। सी सबको पता है क्या करना है, पहले आपको इन सब पे टैक्स निकालना है। टैक्स निकालने के बाद 15 जून को 15%, 15 सितंबर 30%, दिसंबर 30%, मार्च 25%। सिंपल, ओरली डिस्कस करते हैं, घर पे ट्राई करना। एक्स एज 69 दिया है, 69 दिया मतलब ये अपन 3 लाख से शुरुआत करेंगे। बिजनेस इनकम दिया है, लॉन्ग टर्म गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बोला है। अच्छा, इस लॉन्ग टर्म पे टैक्स रेट क्या होगा? बस, एंड टीडीएस कट होगा माइनस होगा, आपको पता है। टीडीएस कट करने के बाद ही क्या आता है? एडवांस टैक्स लायबिलिटी आता है। तो पहले क्या करो, सबके ऊपर टैक्स निकालो, उस पर टीडीएस माइनस करो। बचा अमाउंट अगर 10,000 के ऊपर है, आएगा मोस्टली तो आएगा ही। 10 के ऊपर है तो क्या करना है, जो भी टैक्स आएगा उसका 15, 30, 30, 25। तो ये टेबल घर पे बना के लेके आना है। होमवर्क आज का ग्रुप पे सब लोग रात को शेयर करेंगे। ये कंपनी है, फ्लैट 30% है, ये 30% से होगा, ये 20% ही होगा, बाकी सब पे। हाँ, एंड ये पार्टनरशिप फर्म है तो ये भी 30%,
ये 20%, ये 30%। तो बस टैक्स रेट आपको पता होना चाहिए। आपको समझा क्या? अरे समझा कि नहीं? तो बोलो बिजनेस इनकम के लिए टैक्स रेट क्या होगा? पहले केस में स्लैब होगा, यहाँ पे 30, यहाँ पे 30। मैं लिख के देता हूँ टैक्स रेट और इजी कर देता हूँ। लॉन्ग टर्म स्पेशल कैटेगरी सबके लिए सेम रहता है, एंड बाकी अदर इनकम जो भी है उसके लिए स्लैब, कंपनी है तो 30%। तो इन दोनों इनकम के लिए अभी इजी हो गया क्या बताऊं? अभी बस पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, फट 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 घर पे करना है। विल यू एबल टू डू इट नाउ? आज होमवर्क भेजेंगे क्या सब लोग ऑनलाइन? ग्रुप पे फोटो भेज देना। पॉसिबल है कि नहीं? चैप्टर 1 का प्रैक्टिस है इसलिए नहीं ले रहा मैं। कुछ डाउट है तो अभी पूछ लो, सबको ग्रुप पे भेज। ये नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब आपने चैप्टर 1 रिवाइज नहीं किया है। अभी चैप्टर 1 अगर बेसिक रिवाइज नहीं करेंगे तो कैसे जमेगा? और मैंने अभी टैक्स रेट भी लिख के दिया। अभी बचा क्या बताओ? टैक्स निकालो, टीडीएस माइनस करो, 10,000 के ऊपर है तो 15, 30, 30, 25, खत्म। इज इट डुएबल? चलिए आगे। ना ये लास्ट चैप्टर है जिसमें अलग अलग इनकम क्या किए जाते हैं, क्लब किए जाते हैं। याद है ना अपन ने क्लास में 7-8 क्वेश्चंस किए थे। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। Akhil age 35 years provide following details related to his income for the previous year. Income from business दिया है, income from saving bank account दिया है, interest on PPF, investment in PPF. ये required to compute his tax liability and advise him whether he should opt for। तो अपन दोनों करेंगे। 115 BSc को ऑप्ट किया तो नहीं किया तो क्या होगा? हाँ दोनों करेंगे ना? चलो करेंगे सॉल्व। आपके बुक पार्ट 1 है क्या डीटी का? क्योंकि 115 बीएससी में क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है मैंने आपको कहा था कि आपको नोट्स लेके आना है क्लास में। नहीं तो कोई पार्ट 1 लेके आए, कोई पार्ट 2 लेके आएगा, बट नोट्स लेके आना है, नहीं तो आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। और फिर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा रिविजन हो जाएगा, जिसका फायदा नहीं है ना? मेरा रिविजन का फायदा नहीं है, रिविजन आपका होना चाहिए। रेडी क्या? चलो तो देखो कैसे सॉल्व करना है बता दो। हेडिंग लिखो, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर, क्या नाम इसका? अखिल ना? ओ ओ ओ ऐसा नहीं चाहिए, देखो माय मिस्टेक। यहाँ पे लिखो नॉर्मल स्कीम एंड 115 बीएससी 1A। दोस्तों जब तक आप वो जो रिस्ट्रिक्शन जब तक आप लर्न नहीं करोगे, आप बाकी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपको रटना ही पड़ेगा कि अल्टरनेट में आते तो कौन से बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। इसका तरीका मैंने कहा था 2-3 बार लिखना है। तो आज घर पे वो भी होमवर्क है, हर एक स्टूडेंट वो रिस्ट्रिक्शंस 3 बार लिख के ग्रुप पे शेयर करेगा जिनको कल से क्लास अटेंड करना है। तो ऑनलाइन फेस टू फेस कंपलसरी होमवर्क है, सबको करना है। 1 घंटे का होमवर्क है। क्या होमवर्क दिया है? पहला क्या दिया होमवर्क? कौन से? एडवांस टैक्स का। और वो रिस्ट्रिक्शन 3 बार ईमानदारी से लिखना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वही सॉल्व करना है।
बाय डिफॉल्ट वही सॉल्व करना है। और उसका चाहे तो लेक्चर देख लो, उसमें 3 लाख से एग्जामेशन है, प्लस उसमें रिबेट का एग्जाम्पल था, प्लस मार्जिन रिलीफ था। तो आपने लेक्चर देख के तो ज्यादा मजा आएगा, 1 घंटे का लेक्चर है वो, अल्टरनेट टैक्स रिज्यूम का जो मैंने 1-1.5 घंटा डिस्कस किया है। तो प्लीज गो थ्रू द लेक्चर या नोट्स पढ़ के आना है, बट डू इट विथ कमिटमेंट। आपके लिए करो, मेरे लिए होमवर्क मत करो कि सर क्लास से बाहर निकाल देंगे फिर आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है कि वैसा करने से आपको फायदा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो करने तो आपने खुद के लिए करो, मेरे लिए मत करना होमवर्क। मतलब पनिशमेंट के लिए जो लोग करेंगे, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करियर आपका है, मेरा काम है आपको सजेस्ट करना। जो मेरा सुनेंगे उनका फायदा होगा। बट कुछ बच्चे ज्यादा होशियार होते हैं, फैकल्टी से उनको नॉलेज ज्यादा रहता है, वो उनके हिसाब से पढ़ते हैं, तो भी चलेगा, अपने को क्या है। तुम पास होना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि आपके तरीके से आपको याद रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। फिर लेकिन मैं मंडे को पूछूंगा, मतलब आप होमवर्क करो मत करो, मंडे देयर विल बी ओरल टेस्ट। मैं जिसको पूछूंगा उसको रिस्ट्रिक्शन आने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कोई चॉइस ही नहीं, आप समझो। कुछ ऑप्शन है क्या बताओ? या चीट लेके जाओगे एक एग्जाम में? नहीं, अब हम प्रोफेशनल स्टूडेंट्स है, अपन थोड़ी फालतूगिरी करने वाले, इतना पढ़ाई क्यों करते फिर? एंड इस लेवल पे कॉपी करके पास हो सकता है क्या? बुक बाजू में नहीं आता कोई पास नहीं हो सकता है ना? स्किल लगता है, हो सकता है कॉपी करके पास? इम्पॉसिबल। ओपन बुक एग्जाम रखा तो स्टूडेंट पास नहीं हो पाएंगे, पढ़ाई करना पड़ता है। डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़ी आते हैं बीकॉम जैसे कि हाँ ये सर नहीं लिया था, ये एज इट इज आ गया, अमाउंट डबल हो गया, एक जीरो कम हो गया। बीकॉम एग्जाम थोड़ी से। तो वैसे अगर आप सोच के रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। चलिए, तो पहले बताओ, पहला कौन सा इनकम है? इनकम फ्रॉम बिजनेस। अच्छा, बिजनेस इनकम तो दोनों में आएगा, लिखो कितना दिया है? 15 लाख। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट कितना दिया है? 12,000। एंड इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ, बट पीपीएफ का इंटरेस्ट क्या पता है ना, एग्जेम्प्ट है। पीपीएफ का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है, खत्म। ये आ गया जीटीआई। तो प्लीज रिस्ट्रिक्शन पढ़ के आना, नहीं तो मैं लिख रहा हूं आप कॉपी कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि सर एक एक इनकम क्यों लिख रहे हैं। ऑनलाइन होमवर्क समझे सबको क्या करना है? सब लोग यस बोलो एक बार, या डन बोलो सब लोग। हाँ, अभी डिडक्शन में रिस्ट्रिक्शन है। अच्छा, डिडक्शन कौन से मिलेंगे जरा बताओ? ऊपर में से कोई मिलेगा क्या डिडक्शन? 80C2 80 में इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, अब भी अपन ने किया था टीटीए, बट वो नॉर्मल स्कीम में मिलेगा? नहीं मिलेगा। और पीपीएफ का भी नॉर्मल स्कीम में मिलेगा, अल्टरनेट में नहीं मिलेगा। तो ये अगर पता नहीं रहेगा ना तो बताओ क्या करेंगे? पूरा टॉपिक आके मतलब ही नहीं है वो, यू हैव टू मग अप दैट लिस्ट, देयर इज नो वे आउट, एंड इट विल कॉस्ट यू 7 मार्क्स। तो क्या करना है होमवर्क बताओ? लिस्ट मेरे लिए करना है या तुम्हारे लिए? क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पाओगे, कोई चॉइस ही नहीं है आपके पास। डू और डाई का सिचुएशन है, आइदर यू रिमेंबर इट और लिव इट। और वो एक छोटे से टेबल के लिए इतना अपन जो मेहनत किया, 5 वेट्स पढ़ा है, सब पानी में, क्योंकि क्वेश्चन आके भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सभी एडजस्टमेंट पता है, बट कौन सा क्लेम करना है कौन सा नहीं करना है विच नहीं पता है। तो लिखो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, यहाँ पे 1.5 लाख, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 टीटीए, मैक्सिमम 10,000 मिलेगा, यहाँ पे 10,000 मिलेगा, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल। चलो, इज इक्वल टू निकालो टैक्सेबल इनकम, और मेरे को आप टैक्स निकाल के दिखाओगे दोनों स्कीम में। सो 15,12,000 माइनस 1,50,000 माइनस 10,000।
चलो टैक्स निकालो। एज कितना उसका दिया है? एज 35 दिया है, तो नॉर्मल टैक्स तो 2.5 लाख का आएगा, बट अल्टरनेट टैक्सेस में 3 लाख से 6 लाख 5%, 6 to 9 10%, 9 to 12 15, 12 to 15 20 एंड डायरेक्ट। हाँ चलो, तो टैक्स रेट अभी पता होनी चाहिए, नहीं पता तो मैं कुछ नहीं कर सकता अभी। चलो टैक्स निकालो दोनों मेरे को। अच्छा इंक्लूडिंग सेस बताओ। अच्छा दोनों में रिबेट नहीं मिलेगा, पहले स्कीम में 5 लाख के ऊपर है, दूसरे स्कीम में 7 लाख के ऊपर है, तो डायरेक्ट 4% जोड़ के बताओ आंसर। टैक्स विथ 4%। अभी अपन रिवीजन मोड में दोस्तों, ऑनलाइन आंसर दो सब लोग। हाँ ऑनलाइन आंसर दो। कितना आ रहा है? ये 13,52,000 है ना? राउंडेड ऑफ टू 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 6। एंड ये कितना आ रहा है? 159 राउंडेड ऑफ टू। सही है क्या? क्या नहीं आ रहा है? सही है ना? कंफर्म है ना? आपके ओर से मैंने कैलकुलेट नहीं किया है। 3 to 6 लाख 5%, 6 to 9 10, 9 to 10 12 to 15 एंड 15 के ऊपर 30, बराबर है ना? हाँ, तो कौन सा स्कीम बेटर लिखो? अल्टरनेट टैक्स सिस्टम उसके लिए बेटर है, लिखो ही शुड ऑफ फॉर, नोट लिखना है, मिस्टर अखिल शुड ऑफ फॉर ATR scheme in order to minimize his tax liability. Mr. Akhil should opt for ATR scheme in order to minimize his tax liability. ये मैंने सभी क्वेश्चन आपको ATR केस दिए, सभी चारों के चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी। X age 34 years gives following information for the assessment year 24-25। Salary 38 lakh, HRA 7 lakh, HRA exemption under 10 13 है 50,000। अब बताओ ये एग्जाम्शन नॉर्मल स्कीम में मिलेगा, अल्टरनेट टैक्स में बेनिफिट, इसलिए वो लिस्ट पता होना जरूरी है। सॉल्विंग डिफिकल्ट नहीं है, बट अगर आपने लिस्ट लर्न नहीं किया, जो मैंने आपको बोला है रिस्ट्रिक्शंस, कौन से बेनिफिट नहीं मिलेंगे, तो फिर आप
मतलब खाली पीले आपके फुकट में 5 मार्क्स जाएंगे। डिविडेंड इनकम 50,000 है, 1 लाख एफडी का इंटरेस्ट है, 2 लाख रुपए डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C है, मिलेगा क्या स्कीम में? नहीं। मेडिक्लेम 25,000 नॉर्मल स्कीम में मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा। पीएम केयर फंड 80G मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा। एक्स वांट टू नो वेदर यू शुड ऑप्ट फॉर द स्कीम और नॉट। चलो सेम रूलिंग लो, सेम रूलिंग लो, सेम सॉल्व करते हैं मिलके। बस एसईसी का नाम मैं बदल दूंगा, मेरे लिए आसान काम है, एक्स। चलो टेक रूलिंग फटाफट, 10-10 मिनट के क्वेश्चन है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स, एंड फिर बाद में अपन नोट लिखेंगे, जहां पे टैक्स कम आ रहा है उसने उस स्कीम में जाना फायदे की बात है। तो कल और 2 क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट सेशन में, फिर डीटी खत्म, बराबर ना, एंड फिर जीएसटी स्टार्ट। आपको फायदा हुआ ना इस क्वेश्चंस के सभी का? चलो रेडी है, करो स्टार्ट। ठीक है, लिखो पहला, देखो कौन सा इनकम है। सैलरी 38 लाख मिला है, एचआरए 7 लाख मिला है। लिखो सैलरी 38 लाख, देन एचआरए, एचआरए कितना मिला है? हाँ, तो पहले केस में मैं 6.5 लाख लूंगा, दूसरे केस में 7 लाख लूंगा। क्यों? और मैं यहाँ पे नोट बाद में लिख दूंगा कि अंडर अल्टरनेट टैक्स रिजिम एचआरए एग्जम्पशन इज नॉट अवेलेबल, बराबर ना। इसलिए वो रिस्ट्रिक्शंस लर्न करना क्या है, समझा क्या आपको? सॉल्विंग डिफिकल्ट, स्कीम से डरो मत, स्कीम में कुछ है ही नहीं, बट वो रिस्ट्रिक्शन नहीं लर्न के तो डरना जरूरी फिर। इसलिए 3 बार लिखने का होमवर्क दिया, तो मेरे लिए खुद के लिए करना है होमवर्क। हो गया? तो टोटल ले लो, सैलरी में इतना चाहिए ना, बाकी डिविडेंड अदर सोर्स में जाएगा, इंटरेस्ट अदर सोर्स में जाएगा। तो टेक टोटल, ये आ गया ग्रॉस सैलरी, uh, 44 लाख एंड 45 लाख। अगर अपन ने रिस्ट्रिक्शंस पढ़े हैं तो लास्ट ईयर तक स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का नहीं मिलता था अल्टरनेट में, बड़ी साल से उन्होंने देना अलाउ किया है, तो दोनों जगह पे 50 क्लेम करना है। तो ये अपना हो गया सैलरी इनकम 44 लाख, ये हो गया अपना पहला इनकम, पहला प्यार। अभी दूसरा प्यार लिखूंगा मैं, अफसोस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्या क्या मिला चेक करो, बताओ जरा। डिविडेंड 1 लाख, इनकम में गवर्नमेंट ने कुछ काट छाट नहीं की है टैक्स कमाने के लिए, एग्जम्पशन डिडक्शन में काट छाट की है। एफडी का इंटरेस्ट 2 लाख, टोटल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 3 लाख। एंड अभी लिखो GTI दोनों मिला के, इसको मैं ए बोलता हूं, इसको बी बोलता हूं,
डिडक्शंस कौन से मिलेंगे आपको पता है? मैंने आपको फर्स्ट पेज पे लिख के दिया है कि जब तुम अल्टरनेट टैक्स रिजिम में जाते हो तो 4 ही क्लेम करना है, तो उसमें से कौन से पहले देखते हैं फिर डिसाइड करते हैं। तो मेरे नोट्स, क्लास के नोटबुक सब कुछ लेके आना है रिवीजन को, या तो आपके दिमाग में होना चाहिए नहीं तो सामने होना चाहिए, दोनों जगह पे नहीं होगा तो तकलीफ होने वाली है। हाँ चलो हो गया, रेडी, यहाँ तक बराबर है। आइए अभी डिडक्शन देखो, कौन सा पहला, एटीसी 1.5 लाख मिलेगा ना कि नहीं मिलेगा? लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 1.5 लाख, यहां पे मिलेगा क्या? नहीं। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D, अब ये 1.5 लाख के अंदर ही है तो मैं वो 80CC अप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी 1.5 लाख ही है ना। 80CCA में तीनों मिला के 1.5 लाख ही मिलता है, तो इज इट विद इन लिमिट और नॉट? हाँ। 80D मेडिक्लेम देखो कितना पे किया है, 25 पे किया, मिलेगा ना पूरा? यस, लिमिट 25 का ही है। एंड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G पीएम केयर फंड, ये कैटेगरी ए में आता है, आप चेक कर सकते हैं। कैटेगरी ए में 100% बेनिफिट मिलता है। कितना दिया है? 70,000। चलो ये हो गया टैक्सेबल इनकम। सो ये आ गया 47 लाख माइनस 1,50,000 माइनस 25,000 माइनस 17, 44 लाख 55,000। इस पे आप घर पे टैक्स निकालोगे जैसे अपन निकाला, एंड नीचे नोट लिखोगे। अच्छा नोट में क्या क्या लिखना बताता हूँ, ये पहला नोट लिखेगे, दूसरा डिडक्शन का एक नोट लिखना कि अल्टरनेट टैक्स रिजिम में आपको ये डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। एंड तीसरा नोट कौन सा होगा, कौन से स्कीम में उसने जाना चाहिए, उसने कौन से स्कीम में जाना चाहिए। इज दिस क्लियर? चलो तो गाइस थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन मिलते हैं, नेक्स्ट सेशन मंडे होगा, कल में नहीं हो। एंड फिर अपन मंडे 2 क्वेश्चन कंप्लीट करके विल एंटर इनटू जीएसटी जोन। आगे के 2 क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं क्या घर पे? मंडे को वो भी ट्राई करके आना, जितना था उतना करके आना, टोटल मत लेना, मैं क्लास में सॉल्व करने वाला हूँ। बट अभी कभी ना कभी तो अपने को तलवार उठानी पड़ेगी ना। सर ये अगर सिखाते बैठेंगे ऐसे तलवार चलाना है, तो एट सम पॉइंट यू हैव टू टेक स्टैंड फॉर यू एंड यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। चलिए ऑनलाइन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।